नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको हम बताएंगे आज के दिन की क्या है बड़ी खबरें। जी हां, खासतौर से अगर बात की जाए उन खबरों पर रहेगी सबकी नज़र, और साथ ही साथ अगर बात की जाए दुनिया की तो दुनिया भर में क्या कुछ खास चल रहा है, कारोबार और उसके साथ साथ खेल जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों यानी हेडलाइंस पर। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे चुनावी जनसभाएं। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। विपक्ष ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी में तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका असम के धुबरी में रैली करेंगी। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी, मेनका गांधी और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं का नामांकन। दिल्ली नोएडा के स्कूलों में बम की खबर पर घबराने की जरूरत नहीं। गृह मंत्रालय का बयान, कहा बम की खबर लग रही है अफवाह। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन पहली बार 2 लाख करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा। लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा। कल बंगाल के कलईखुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में मनाया जाता है ये दिन। विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। मौजूदा सीजन में पंजाब के मुकाबले चेन्नई का सफर बेहतर। और मिड डे प्राइम में आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। पीएम आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपनी गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी पीएम कवर करेंगे। पीएम की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे होगी। इस जनसभा में यानी बनासकांठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा की बात करें तो ये शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, महिसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, जो कि गुजरात के बनासकांठा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो रैलियों का दौर है वो चल रहा है, और खासतौर से गुजरात की जब बात की जाए, प्रधानमंत्री इन 2 दिनों में न सिर्फ लोकसभा की जो 14 सीटें हैं वो कवर करेंगे, चुनाव प्रचार को लगातार धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि गुजरात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, प्रधानमंत्री जो हैं पहले गुजरात से ही आते हैं और उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अब इस बार के इन चुनावों में किस तरीके के जो समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते नजर आएंगे, और साथ ही जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी ऐसे में किस तरह की जो स्थितियां हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं। चुनाव की तैयारियों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो तीसरे चरण को भी हम देख रहे हैं तो वहाँ पर और महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासतौर से इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब अपनी रैलियाँ करते हैं, चुनावी जनसभा करते हैं या लोगों को संबोधित करते हैं, तो एक अलग ही हालांकि जो उत्साह है वो जाहिर तौर पर देखा जाता है। लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए, क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात के लोगों का एक जो अपनापन है,
वो यहाँ पे ज़ाहिर तौर पर देखने को मिलता है। फिलहाल इस तरह की आज स्थिति जो है वो बनी हुई है और किस तरह का उत्साह जो है वो नज़र आएगा, इसके लिए रुख करेंगे चंद्रशेखर का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके का एक जो उत्साह है वो फिलहाल नज़र आएगा आज, क्योंकि शाम में जब प्रधानमंत्री इस यहाँ पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों में भी एक उत्सुकता है कि एक अपनापन जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात की हर एक सीट पे नज़र आता है प्रधानमंत्री के लिए। निश्चित तौर पर नज़र आता है और इसी प्रकार से 2 दिवसीय जो लगातार दौरा यहाँ पे प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, इसमें भी ये बातें देखने को मिलेंगी। और 14 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिनको ये तमाम जो 6 रैलियां हैं ये संबोधित जब प्रधानमंत्री करेंगे उसको प्रभावित करेगी। और 70 जो विधानसभा जो हैं वहाँ पर भी ये भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो योजनाएं हैं जो किस तरह चलाई गई हों या फिर या कार्यकाल के दौरान चलाई गई उनके बारे में बातचीत होंगी, विपक्ष के बारे में भी लगातार बातचीत होंगी। और जो सभा है वो ऐसा है कि काफ़ी सारी संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। और 2 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री गुजरात में दौरे पर रहेंगे। और यहाँ पर भी जो मुकाबला है बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि दोनों ही पार्टियों से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पे गेनी बहन है जो कि 2 बार से यहाँ पर विधायक भी रही हैं। और उसके साथ साथ जो बनासकाठा में जो बनास डेयरी के जो जिनके संस्थापक हैं उनकी पोती भी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं वो यहाँ पर रहेंगे और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो लोग हैं वो काफ़ी दूर-दूर से भी यहाँ पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो महिला प्रत्याशी हैं उनका क्या मानना है, क्योंकि हर एक नेता जो है अपनी जीत का दावा ठोक रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक में भी शुमार हैं, वो किसी सीट पे प्रचार करने पहुँचते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से जो जनसैलाब है वो उमड़ता है इन जनसभाओं में भी। महिलाएं भी निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुँची हैं और काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से वो सोच रही हैं। प्रधानमंत्री के जो भाषण होगा उनमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर उनके लिए आएंगी। आज जो कार्य हुए हैं निश्चित तौर पर उनके बारे में भी बताया जाएगा। और अगर हम राजनीतिक रूप से देखें इस चीज़ को तो हम बातें हैं कि महिला वोटर हैं एक बड़ी संख्या में, जो पिछले चुनाव रहे हैं, चाहे 2014 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो या स्टेट इलेक्शन भी हो, उसमें महिला वोटर एक अच्छा खासा जो महिला वोटर का जो जनाधार है वो बीजेपी के पक्ष में भी रहा है। लेकिन दोनों तमाम जो पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां इस महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो 2 महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर सभी पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर पर महिलाओं को भी साधने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आधी आबादी है और वोटरों की एक बड़ी संख्या है। तो जिस पक्ष में की तरफ ये वोट करेंगी निश्चित तौर पर उनके प्रतिशत में भी बढ़ावा होगा। जी, बिल्कुल। और आज की जो दोनों जनसभाओं की अगर बात की जाए, ना सिर्फ बनासकांठा की हम बात करें, दूसरी जो जनसभा भी होगी उसको लेकर भी क्या माना जाए चंद्रशेखर, क्योंकि तमाम जो उम्मीदें हैं वो हर एक नेता की यहाँ नज़र आती हैं। और ख़ासतौर से क्योंकि आज की भी हम बात करें, कल की भी बात की जाए तो कल भी शायद दिन भर प्रधानमंत्री का इस तरह का ही जो दौरा है वो रहेगा अलग-अलग लोकसभा सीटों पर। देखिए, गुजरात से प्रधानमंत्री का संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद यहाँ से वो चुनकर जब प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद लोगों का क्रेज़ जो है लगातार उन पे बना हुआ है और उनको देखने के लिए दूर दूर से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिन 6 स्थानों पर ये आज और कल में जाने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, राजनीतिक स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए भी। और काफ़ी सारे जो इलाके हैं, चाहे वो सुरेंद्रनगर का इलाका हो या फिर वो चलिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आज की जो चुनावी जनसभाएं और वो भी अगर कल की हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे अपडेट हम लेंगे। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में श्रमिकों को लेकर 10 साल खास तौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए तो अन्याय काल रहा है। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों में
इतना हमने नहीं देखा है जो इस साल हमने देखा युवाओं के लिए। किसान के लिए एमएसपी कानूनी दर्जा का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, वो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उस पर अपनी उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। पर खास तौर से श्रमिकों को लेकर पिछले 10 साल में अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार का एक लेबर ब्यूरो ऑफिस होता है जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है, यानी कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है 2014 और 2023 के बीच में। खास तौर से मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है, यानी कि रियल वेज जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, वो मजदूरी दर, उसमें कटौती हुआ। तो पिछले 10 साल में मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और दूसरी बात, ये भी सरकारी आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रकाशित आंकड़े हैं, सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि 2004 और 2014 के बीच में, खास तौर से खेत मजदूर को अगर आप देखें, वास्तविक मजदूरी दर खेत मजदूरों के लिए हर साल 6.8% की बढ़ोतरी हुई थी। तो जयराम रमेश जो कि एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और उनका कहना ये कि जो मजदूर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्थिरता फिलहाल उनको नजर आती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडेय हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत हैं। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। पहली बार सरोज पांडेय दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां का चुनावी संग्राम रोचक हो जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी हैं ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी। आपको बता दें, अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटका और तेलंगाना का भी रुख करेंगे, जहां पहले हुबली में उनका रोड शो होगा, इसके बाद धारवाड़ में एक जनसभा होगी और फिर आज आखिर में शाम को बाद में हैदराबाद में रोड शो पर निकलेंगे। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस बार रोचक जंग नजर आ रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो वो आज उत्तर प्रदेश के आंवला और फतेहपुर सीकरी में जनसभा करेंगे। ये जनसभा आंवला से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर के समर्थन में होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। इस मौके पर अपार जनसमूह को देखकर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस जनसमूह को देखने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट है कि यहाँ मनोज तिवारी को प्रबल जनसमर्थन प्राप्त है और वो दिल्ली की साथ लोकसभा सीटों पर भाजपा अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस दौरान हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी से बात की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी
नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनकी नामांकन रैली में हम इस वक्त उनके साथ हैं। मनोज जी, नामांकन आप दाखिल करने जा रहे हैं, किस उम्मीदों, किस विश्वास के साथ? जीत के विश्वास के साथ जा रहे हैं। लोगों के प्रचंड जनादेश के विश्वास के साथ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को जितना देख रहे हैं ना, ये मेट्रो अभी नई बन रही है, वो मेट्रो, ये सब मोदी जी की देन है। मनोज जी, इंडी गठबंधन के अपने प्रतिद्वंदी के लिए क्या कहेंगे आप? इंडी गठबंधन तो वो भिंडी के बिया जैसा छितरा चुका है, जिनकी सोच ही टुकड़े टुकड़े करने की हो भारत को। वो गठबंधन अब गठबंधन नहीं है, वो भारत की जनता के नज़र में, दिल्ली की जनता के नज़र में वो अभिशाप है और उस अभिशाप से दिल्ली अब मुक्त हो जाएगी। तो भाजपा लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी जो ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे तब उनकी हैट्रिक लगेगी और भाजपा बहुमतों से जीतेगी, ऐसा इनका मानना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़। वहीं गुजरात के पोरबंदर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पोरबंदर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान भाजपा के विजयी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस हताश हो चुकी है। मोदी जी की सरकार बनानी है, ऐसा प्रतिसाद जनता की ओर से आ रहा है। कांग्रेस स्वयं खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए उसकी निराशा बताती है। हमारा मुद्दा पहले भी विकास का था, आज भी विकास का है और भविष्य में भी विकास का ही मुद्दा रहेगा। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो काम करा है, डेवलपमेंट करा है, वही विकास का मुद्दा हमारा चुनावी मुद्दा है। तो बीजेपी का धुआंधार प्रचार तो जारी ही है, इसके साथ हर दिन बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुपमा धारावाहिक फेम एक्ट्रेस रूपाली ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से सभी लोग प्रभावित हैं। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास हैं, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी जो सारा काम भाजपा कर रही है, उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। वहीं रूपाली गांगुली के अलावा समाजसेवी अमीय जोशी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में रूपाली और अमीय जोशी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया। वहीं नमो प्रचार फेरी अभियान में हजारों लोग उनके साथ नजर आए। गौरतलब है कि मुंबई में 5वें चरण में यानी 20 मई को यहां मतदान होना है। तो न सिर्फ भाजपा या एनडीए बल्कि जो विपक्ष है वो भी लगातार चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद चुनाव प्रचार ने जिस तरीके से जोर पकड़ा है और सभी दलों के नेताओं ने जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। विपक्ष के नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह राज्य कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल होंगी।
बात अगर करें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की, तो वो तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार में जुटी हुई हैं। आज प्रियंका गांधी ने असम के धुबरी में जनसभा को संबोधित किया और अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। ये आपका जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां ये देखने को मिल जाएगा। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। तो 24 की चुनौती के लिए हर एक नेता अपना दमखम लगा रहा है, लेकिन ऐसे में कई नेताओं की जो जुबान है वो भी फिसलती नजर आ रही है और कहीं वो अति आत्मविश्वास में डूबे हुए नजर आते हैं। ताज़ा मामला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है, जिन्होंने भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद खड़ा हो गया। दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तभी उन्होंने कह दिया कि उनका नाम शिव और कुमार है और वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है शिव कुमार डहरिया, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो देखिए किस तरीके से जुबान है फिसलती नजर आई। लेकिन इस बयान के बाद अगर बात की जाए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवान शिव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दिशाहीन होने के साथ साथ नेतृत्वहीन भी हो गई है। जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। ये दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। तो आगामी चरण के चुनाव के लिए न सिर्फ चुनाव प्रचार हो रहा है बल्कि नामांकन भरने का काम भी जारी है। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से, तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरेंगे। वहीं फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में आयोजित नामांकन रैली में हिस्सा लिया। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है उसने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कल्याण लोकसभा सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को और ठाणे से नरेश महस्के को उम्मीदवार बनाया गया है। नरेश महस्के ठाणे महानगर पालिका के पूर्व मेयर रह चुके हैं। आपको बता दें कि ठाणे को सीएम शिंदे का गढ़ माना जाता है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश से अगर बात की जाए तो यहां कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल
रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। वहीं राजधानी यानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली कांग्रेस में घमासान तेज होता जा रहा है। दरअसल अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों पूर्व विधायकों ने उदित राज के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वहीं बात अगर की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर प्रचार किया। आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तो 24 की चुनौती से संबंधित खबरें बस इतनी ही, और उसके साथ साथ फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए भी, लेकिन मिड डे प्राइम में बहुत कुछ खास है। खबरों का पूरे जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की ही, जहां दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में आज बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृति स्कूल और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल और इसी तरह के कई अन्य स्कूलों में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करा दिया गया और इसके बाद अभी भी जो तलाशी अभियान है, जो जांच है, वो लगातार चल रही है। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए जो सबसे पहले स्कूल थे उनको खाली कराया और उसके बाद जांच जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं दिल्ली के कई स्कूलों में बम की सूचना मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया। गृह मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोषियों को जल्द पकड़ने का भी आश्वासन दिया। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बम डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं
मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। तो जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने दिल्ली के स्कूलों में बम मिलने की खबर के बारे में कहा कि पुलिस की टीम सभी तलाशी का भी फिलहाल जो अभी काम है वो लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी इस तरह का कोई भी जो सामग्री है वो नहीं मिली है। अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस। बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं। अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है साइबर वो सारा उस पर काम कर रहा है। सर कितने बजे कॉल आई? कॉल नहीं आई है, कॉल नहीं आई है, मेल आया, मेल आया सर। मेल ये रात के टाइम आया, अर्ली मॉर्निंग आया। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा में, जहां गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। निमंत्रण को धुतकार सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर, उनकी के डर से इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीहाल वाले हो, ये कांग्रेस तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो। हमारा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा है। विजय हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सारे। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ की यहां कक्का की सरकार थी, मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और ये भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, दलियों ने लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए इस आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अब आपको चिंता करने की है, आपने कमल सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है, तो जाना ही जाना है। बताओ भाई, चुनाव की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है, नक्सलवाद को जाना ही जाना है। मुझे बताओ भाई, 2 चरण के चुनाव हो गए,
आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, मगर कहीं बताना मत। नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी तुम पूछो, बताओगे नहीं ना घर पे? पक्का? तो मैं बता देता हूं, 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन सीट है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर कर यहां भेजा है। तो जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना। गलती मत करना कोरबा वालों, मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में यहाँ अमित शाह जो हैं पार्टी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में फिलहाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जो एक बड़ी समस्या रही है छत्तीसगढ़ की, नक्सलवाद, उसका उन्होंने बोला कि हमने अभी तक इस पर कड़ी कार्रवाई की और आगे भी और इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा सके। तो लगातार सियासी जो पारा है वो तो चढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब मौसम की हम बात करें तो एक पारा वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बंगाल की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा में लू का कहर जारी है। मंगलवार को बंगाल की कलईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की बात कही गई है। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे इस बढ़ती गर्मी के कहर से बचा जा सके। तो लगातार जो पारा है वो बढ़ता नजर आ रहा है, ना सिर्फ सियासी पारा बल्कि अगर गर्मी की जब हम बात कर रहे हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं जो तापमान में इजाफा हो रहा है और जो सबसे अधिक तापमान है 47.2 डिग्री सेल्सियस वो दर्ज किया गया, किस तरह की स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए मुकुल, काफी भयंकर स्थिति है। आज 12 साढ़े 12 के आसपास ही कोलकाता जैसे शहर में 43 डिग्री के पारा पहुंच गए हैं जी। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर 12 बजे 43 है तो 2-2:30 बजे जब हाईएस्ट टेम्परेचर नापा जाता है तब की हाल क्या होगा कुछ पता नहीं। और कोलकाता जो 38-39 डिग्री में वैसे पिछले सालों साल मतलब बताया ये जा रहा है कि 1954 के बाद इस तरह की लगातार 10-15 दिन की हीट वेव कोलकाता कभी देखे नहीं है। अब इसके साथ अगर जोड़ दे कि जो बाकी झारखंड से सटा हुआ जिला है, मतलब बांकुड़ा, पुरुलिया जैसे जगह है जहां पश्चिम मिदनापुर जहां पे एयरबेस है कलाईकुंडा एयरफोर्स की, वहां पे जैसे आपने बताया कि 47 डिग्री के आसपास वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। तो काफी कठिन स्थिति है पूरे बंगाल के दक्षिण भाग में और पश्चिम भाग में, और हर जगह पे 40 के ऊपर तो है ही, लेकिन 43 से 45 की आसपास टेम्परेचर हर जगह पे बने हुए हैं पिछले 7-8 दिनों से। तो इस स्थिति से छुटकारा मिलने की क्या है, इसके बारे में हवा दफ्तर से बताया गया कि हो सकता है कि 5 तारीख के आसपास थोड़ा सा आसमान में बादल देखने को मिले और थोड़ा बारिश देखने को मिले, ये 5 तारीख तक, लेकिन तब तक सावधानी बरकरार रखना पड़ेगा मुकुल।
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो इस गर्मी से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही और उसी वजह से लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप निकल भी रहे हैं तो जो पानी की मात्रा है वो अपने शरीर में ज़्यादा रखें। उस हिसाब से अगर देखा जाए प्रसन्नजीत, तो सावधानी के तौर पर हम अगर देखें, और क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से भी, तो क्या लोग उन सावधानियों को अपना रहे हैं? हाँ देखिए, लोग ये कहना चाहिए कि दूरदर्शन की तरफ से हम लोगों ने, चाहे वो आप दिल्ली से हो या बाकी जगह से हो, हम कोलकाता से हो, बारी बारी में इसके बारे में चेतावनी जो है वो हर एक खबर में या किसी जनादेश प्रोग्राम में देने की कोशिश कर रहे हैं और लोग तक ये पहुंच रहा है। और अभी तक ऊपर वाला की ये कृपा है कि लोग स्वस्थ है, लेकिन इसके साथ ही पानी की कमी के कारण जिस तरह की सर दर्द या इस तरह की जो लोगों की बीमारी है वो इतनी ज्यादा होने लगे हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप पानी की मात्रा जो है अपने शरीर में उसको ठीक रखें। और बंगाल में एक बात मुकुल मैं कह दूं, ये धान कटने की समय है, ये धान कटने की समय है और जमीन में जो लोग धान कटने की काम कर रहे हैं, जो आजकल में खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बारिश की पहले जल्दी जल्दी धान काट के अपने घर में उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि आप काम करें, लेकिन साथ में पूरा शरीर को, बदन को ढक के रखें और पानी पिए। ये हवा दफ्तर और चिकित्सा जो बिल्कुल लगातार ये अपील हम भी कर रहे हैं अपने दर्शकों से, क्योंकि जो गर्मी का कहर है उससे अगर बचना है तो अपनी सेहत का ख्याल भी आपको रखना होगा और न सिर्फ पानी की मात्रा बल्कि शरीर को भी ढक कर रखें। फिलहाल प्रसन्नजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्मी की स्थिति क्या है, इस पर जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। और लगातार अगर देखें तो उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो अभी तक लू की चपेट में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो फिलहाल फौरी तौर पर कोई राहत की उम्मीद इस पर नहीं है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कारोबार और खेल जगत में क्या कुछ खास रहा। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब आपको बता दें जो अर्थ जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जी हाँ, सरकार ने अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जीएसटी कलेक्शन में 12.4% का इजाफा देखने को मिला है। इस इजाफे के बाद अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। डेटा के मुताबिक रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। ये इजाफा करीब 17.1% का रहा है। नेट रेवेन्यू का डेटा 1.92 लाख करोड़ रुपए का रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा मासिक जीएसटी संग्रह है। शुद्ध जीएसटी संग्रह में 17.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध जीएसटी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा। अप्रैल माह में सीजीएसटी कलेक्शन 43,846 करोड़ और एसजीएसटी कलेक्शन 53,538 करोड़ रहा। गौरतलब है कि बीते वित्त वर्ष में मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा ही रहा था। चालू वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 के पहले महीने में ही जीएसटी का जो नया रिकॉर्ड अब बना है, इसने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संकेत दे दिया है कि जो अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिल रही है वो मजबूती लगातार जारी रहेगी। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे
आर्थिक संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार नए रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं और फिलहाल जीएसटी कलेक्शन की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतर स्थिति इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा देश का विकास उसी गति से और ज़्यादा होगा। इसको आप वाइसा वर्सा कर सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ने के साथ में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है। मुकुल, आपको याद होगा जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, जुलाई 2017 में, तब से लेकर के देखें तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है 2.1 लाख करोड़ रुपए का। आपको याद होगा जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो सभी लोगों ने उम्मीद जताई थी कि 1 लाख करोड़ रुपए की औसत आमदनी जीएसटी से हर महीने हो पाएगी। उसके बाद वो आंकड़ा 1.5 लाख पहुंचा। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के ऊपर ही जीएसटी का कलेक्शन हर महीने में देखा गया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड था। उसके बाद सीबीआईसी जो कि अप्रत्यक्ष कर का जिम्मेदारी लेने वाली संस्था है, वित्त मंत्रालय, उन्होंने कहा कि 1.8 लाख करोड़ रुपए का एक बैरोमीटर है जो इस साल यानी 24-25 में एक औसतन हम देख सकते हैं जीएसटी। तो ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ आ रही है मुकुल, वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस से भी आ रही है और इंपोर्ट से भी आ रही है। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो 13% की बढ़त है और इंपोर्ट में 8% की बढ़त दिखाई दी है। तो बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं और कुछ राज्य बेहतरीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल अजय, और ये जो आंकड़े हैं इस बात का भी संकेत देते हैं कि जो परचेजिंग पावर है वो आम आदमी की बढ़ी है। ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और ट्रांजैक्शंस में जब 13% की ग्रोथ होती है और ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन में जब बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये कंजम्पशन टैक्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। खर्च जब आदमी करता है तो उस पर जीएसटी अदा करता है, यानी लोगों का जो रुझान है वो खर्च की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ने से खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आप इन आंकड़ों पर दिखाई आराम से देख सकते हैं। आगे जाते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि 1.8 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसको औसतन पार किया जाएगा। शुरुआत अच्छी हुई है इस वित्त वर्ष की और सभी लोग 7 से 7.5% की जो विकास दर है उसका अनुमान लगा रहे हैं, जिसका असर यह जीएसटी के आंकड़ों को दिखाई देगा और एक बहुत अच्छा बैरोमीटर कहा जा सकता है। तो वित्त वर्ष के पहले ही महीने में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना और नेट कलेक्शन भी अगर आप देखें तो 70% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। तो ये भी दिखाता है कि रिफंड भी जो कारोबार करने वाले हैं उनको समय पर मिल रहा है और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। चलिए, बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अगर बात की जाए आर्थिक विकास को देखिए किस तरीके से जो गति है वो मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बात करें खासतौर से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का जो मामला था अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों और जोखिमों का अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक समिति गठित करने की मांग भी की गई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन यूके कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने ये स्वीकार किया कि दुर्लभ मामलों में वैक्सीन लेने वालों में खून के थक्के जम सकते हैं। कुछ दिन पहले ही कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन ली है उनमें रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वहीं जेल में बंद राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कानून के एक छात्र ने जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि कोर्ट इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि सभी गिरफ्तार लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की अनुमति मिल जाए। अगर इस मांग को मान लिया जाए तो सभी हत्यारे, रेपिस्ट और दुर्दांत जो हैं अपराधी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वो बनाने लग जाएंगे। दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए है। कोई ये ना सोचे कि ऐसा हम अर्जी के पीछे की मंशा को नहीं समझते। कोर्ट को राजनीति में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। और अब भारत की अगर बात की जाए किस तरीके से जो हमारी समुद्री ताकत है वो बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो ओडिशा के बालासोर के तट पर आज अपनी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो नाम का यह सिस्टम देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए ये सिस्टम तैयार किया है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल शामिल है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ टारपीडो को सटीक रूप से लॉन्च कर सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट के सफल उड़ान परीक्षण पर DRDO को बधाई दी। और बात आज के दिन की, जी हां, मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर के देश हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता की याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। श्रमिक देश और दुनिया के विकास की रीढ़ हैं। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आइए अब मीडिया प्राइम में देखते हैं खेल जगत की खबरें, और इसके लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी गौरव का। शुक्रिया मुकुल। और खेल जगत की खबर की शुरुआत करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की खबर के साथ, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें चेन्नई में भिड़ेंगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का अब तक का सफल बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज चेन्नई ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को 9 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल हुई है और ये टीम तालिका में 8वें स्थान पर काबिज है। आज के मैच में जहां चेन्नई की कोशिश जीत के साथ शीर्ष 3 में पहुंचने की होगी, तो वहीं पंजाब की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को सुधारना चाहेगी। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। चीन में खेले जा रहे थॉमस कप में आज भारतीय पुरुष टीम ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में इंडोनेशिया के खिलाफ कोर्ट पर उतरेगी। पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी टीम इंडिया की कोशिश ग्रुप के आखिरी मैच को जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। इससे पहले भारतीय टीम ग्रुप के मैच में थाईलैंड को 4-1 से हराकर, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हराने में सफल हुई थी। और बैडमिंटन की ही खबर से जुड़े रहेंगे, जहां भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के लिए 5 कोटा हासिल कर लिया है। BWF द्वारा जारी रेस टू पेरिस रैंकिंग लिस्ट के अनुसार भारत को एकल वर्ग में 3 कोटा, जबकि युगल वर्ग में 2 कोटा मिला है। एकल वर्ग में PV सिंधु के अलावा HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन का नाम शामिल है। वहीं युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की जोड़ी के साथ अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पेरिस 2024 के लिए टिकट कटा लिया है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के बीच खेला गया पहले लेग का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। मंगलवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। रियल मैड्रिड के लिए विनीशियस जूनियर ने 24वें और 83वें मिनट में गोल किया। वहीं बायर्न म्यूनिख के लिए लेरॉय माने और हैरी केन ने एक-एक गोल किए। और अब बात करते हैं टेनिस की। दुनिया के पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल को मैड्रिड ओपन में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। नडाल को चेक खिलाड़ी जीरी लेहका ने 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं, जहां वो श्री राम लला के दर्शन करेंगी और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगी। उससे पहले वो हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में भी शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति यहां रामलला के दर्शन कर आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के बाद कहा कि हमारे पास मोदी के द्वारा किए गए काम हैं। काम बोलता है, दूसरी ओर विपक्ष है, जहां एक अनार 100 बीमार हैं। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मुद्दे पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है।
मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। वहीं साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण लेकर कांग्रेस के उठाए विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची, लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब न्यास के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। तो लगातार कांग्रेस जो है पहले आरोप लगाती है, फिर उन्हीं आरोपों में घिरती नजर आती है, क्योंकि लगातार उसको जो जवाब हैं अपने सवाल के मिलते रहते हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर, क्योंकि डीडी न्यूज है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।